हाँ भाई, तो इधर फिजिक्स में अपना लास्ट टाइम पे सॉवरेन गुणांक हमने आपको बता दिया था, ठीक है। सॉवरेन हो गया था ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो ये है हमारा अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, ये क्या होता है? जब दो कुंडलियां पास पास में रखी हों और एक कुंडली की हम फ्लक्स में करें परिवर्तन, ठीक है, जिससे दूसरी कुंडली में जाने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो दूसरी कुंडली में, ठीक है, और दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होगा उससे उसी में दूसरी कुंडली में बनेगा एक विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। मतलब एक कुंडली के कारण किसी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन। जैसे अपन ने एक ये कुंडली दे दी, ठीक है, यहाँ हमने बैटरी लगा दी, धारा नियंत्रक लगा दिया, ठीक है, और एक ये कुंडली रखी, इसमें केवल एक अमीटर लगा रखा है जो करंट को रीड करेगा, यानी धारा मापी लगा दिया एक, ठीक है, समझ गए ना। अभी इसमें कोई करंट नहीं है दूसरी वाली में। ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, दो कुंडलियाँ हैं इसमें, प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल और एक द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल। ये मुख्य विद्युत वाहक बल है V या E जो का नाम, ये I है, ये RH मतलब धारा नियंत्रक, रोस्टर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? धारा नियंत्रक की सहायता से I को चेंज करेंगे। अरे प्रतिरोध बढ़ाओगे धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम करोगे धारा बढ़ जाएगी। धारा को परिवर्तित करोगे तो यहाँ इस कॉइल में जो फ्लक्स बनना, फ्लक्स चेंज होगा, वो इसका जो फ्लक्स है वही तो पास कर रहा है इससे। बात आ रही समझ में? यहाँ से फ्लक्स निकलेगा वो इससे होकर जाएगा। तो इसका अपना तो खुद का फ्लक्स है नहीं, ये किसके फ्लक्स पे जिंदा है? इसके फ्लक्स पे। समझ रहे बात को कि नहीं? तो जब तुम इसका फ्लक्स चेंज करोगे तो इसके बगल में जो कुंडली है, समीप में जो कुंडली है, समझ रहे, पास में जो कुंडली रखी है, उससे जाने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे का नियम लगेगा। क्या उत्पन्न होगा? एक विद्युत वाहक बल। समझ में आई बात कि नहीं? तो किसी एक कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न हो, समझ रहे ना, क्योंकि उससे जो बद्ध फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन होगा, तो इसे अपन क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। समझ में आई बात की नहीं? इसमें फेरे हैं N1, यहाँ पर फेरे हैं N2, ठीक है, और इधर है फ्लक्स ∅1, इधर जो फ्लक्स है वो क्या है? ∅2 का। क्लियर होगी बात? और ये धारा I1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब वोल्टेज बन गया, क्लोज सर्किट, अब धारा भी बहेगी, जिसको बोलेंगे अपन बाद में I2, ठीक है। इसकी करंट I2 मतलब प्रेरित धारा है। कौन सी धारा है भैया? प्रेरित धारा है। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? बोलो, सब परवाह समझ में आ गई? जब किसी एक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसके पास में या समीप में रखी दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार दूसरी कुंडली के फ्लक्स परिवर्तनों के कारण उसमें पहली कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में पहली कुंडली के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न हो जाता है और एक करंट बहने लगती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? और इसमें वही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? क्या जो नया वाला वोल्टेज होगा यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अब इसका भी तो करंट वेरी, तो इसका भी फ्लक्स बनेगा, और जो फ्लक्स आएगा वो पुराने वाले फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा। समझ रहे बात को कि नहीं? वो तो है ही चीज़ें। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है कि दूसरी कुंडली का जो क्या है हमारा फ्लक्स ग्रंथियाँ, दूसरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियाँ हैं, कैसे बोलोगे? N2 ∅2, इनको इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। जहाँ पे ∅2 क्या है? एक फेरे का फ्लक्स द्वितीय कुंडली में, और N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, और दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? फ्लक्स ग्रंथियाँ। ये समानुपाती होंगी धारा की। बताओ, N2 ∅2 जो आया किसके कारण आया? I1 के कारण। ये ध्यान रख लेना यहाँ पे, समझ गया ना? वहाँ पे तो क्या था? इसके पहले वाला जो था उसमें एक ही धारा थी, एक ही फ्लक्स ग्रंथि थी।
यहाँ पे फ्लक्स ग्रंथि इनके लिए नहीं है, धारा इसके लिए नहीं है, समझ गए। तो क्या आएगा, N2/2 समानुपाती I1 से कांस्टेंट आएगा एक। अब आएगा MI1। यहाँ पे जो M है इसको अपन कहेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व। समझ में आई बात कि नहीं। इसका मात्रक भी क्या होता है, हेनरी होता है। इसकी परिभाषा चाहिए तो कैसी बनेगी, M बराबर N2/2 बटे में I1 को नीचे भेजो। अब मान लो कि यदि I1 बराबर में है 1 एम्पियर, यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर है, तब जो N2/2 है बराबर हो जाएगा M के, यानी कि फ्लक्स ग्रंथियाँ सेकेंडरी कॉइल की, द्वितीय कुंडली की, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक के ही बराबर होती हैं, ठीक है, जब उसमें बहने वाली धारा जो है वो कितने एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या बोलेंगे, दो कुंडलियों के मध्य, दो कुंडलियों में होगा ये, एक कुंडली में नहीं होता अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, कम से कम 2 कुंडलियाँ होना चाहिए या 2 से ज़्यादा कुंडलियाँ हो, 2 से ज़्यादा हो चलेंगी, 2 से कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे। तो क्या है कि किसी 2 कुंडलियों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M है उसका मान द्वितीय कुंडली के फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स ग्रंथियों के ही बराबर होता है, जब प्राथमिक कुंडली में I1 का मान कितने एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो। समझ में आई बात कि नहीं। इसके बाद आते हैं विद्युत भागबल पे। तो E बराबर क्या होगा, दूसरी कुंडली में चाहिए ना यहाँ पे ये E2, तो E2 बराबर में क्या होगा, N2d∅2/dt, यही होगा कि नहीं। E बराबर N d∅dt होता भैया, फैराडे के नियम से फॉर्मूला तो यही है ना। अब N2 यार अंदर ले आओ, तो d/d2 N2/2, और अभी पढ़ के आया, पढ़ लो क्या पढ़ के आया कि N2/2 की वैल्यू कितनी होती है, MI1 कर दो, M को बाहर निकाल देना, तो एक ये परिभाषा आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, E बराबर M/I1/dt। M क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। समझ आई बात कि नहीं। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है, किसी एक कुंडली के फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करने से, किसी भी प्रकार से करो, चाहे तुम ये DC सोर्स लगाओ, धारा नियंत्रक से करो, नहीं तो सीधा एक AC सोर्स लगा दो। प्राथमिक कुंडली है, इसमें हम सीधा AC सोर्स लगा दे रहेगा। AC क्या होता है, अपने आप चेंज होता रहता, एक चक्कर ऊपर एक चक्कर नीचे, उसमें तुम्हें बार बार इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पॉजिटिव करंट जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी, फिर गिरेगी, फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव में बढ़ेगी, फिर 0 होगी, फिर बढ़ेगी, अपने आप धारा चेंज हो रही है, अपने आप फ्लक्स चेंज हो रहा। समझ रहे बात हो कि नहीं। DC देना है तो फिर धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा। तो जब किसी प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स का परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो फैराडे के नियमानुसार द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण, प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के कारण, ठीक है। प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण इसमें विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। तो द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स लिंकेज होगा ना N2/2, वो समानुपाती होगा पहली वाली की धारा के, इसमें चेंज होने के कारण उसमें आया है फ्लक्स। समझ रहे, I1 को चेंज करा हमने RH के हिसाब से, तो ये समानुपाती हुए, समानुपाती काटे तो M आएगा, जहाँ पे M क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M की वैल्यू चाहिए तो I1 को नीचे भेज दो, N2/2 बटे I1 आ गया। परिभाषा चाहिए हमें M की, तो हमने I1 को 1 कर दिया। करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा जो है वो हमने 1 कर दी, तो N2/2 बराबर M हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि 2 कुंडलियों के बीच में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो फ्लक्स ग्रंथियों के ही बराबर होता है द्वितीय कुंडली में, और N2/2 मतलब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों के भी बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा 1 अंक हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें EMF चाहिए कि उसमें बना तो है वोल्टेज, कितना बना, तो E2 बराबर में N2d∅2/dt। N2 अंदर ले आओ, N2, अच्छा माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हैं यहाँ पे। N2/2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से MI1, M को बाहर कर देना, एक ये फॉर्मूला मिल गया। समझ में आई बात कि नहीं। चलो नेक्स्ट, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा हुई, निगमन हो गया, ठीक है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण बताई दी है, फैराडे के नियम बताई दिए। इसमें एक ये है, धारावाही लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करें। चलो ये बता दे रहे हैं हम आपको।
और 27 नंबर का ये सवाल बता दे रहे हैं। इसके बाद आएंगे एसी चैप्टर पे। एसी चैप्टर के सवाल तो लिखे नहीं इसमें, वैसे इसकी फ़ोटो खींचो पहले। हो गया। नेक्स्ट, ट्वेंटी 27 नंबर के सवाल में क्या है? कंडीशन में कह रहे हैं कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, और फेरे दिए उनने 400। चलो, फिर क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दिया है 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.1 सेकंड में धारा घटकर शून्य हो जाती है। 0.1 सेकंड में धारा शून्य हो जाती है, यानी बाद में I2 की वैल्यू 0 है। पुराने I1 क्या था नहीं पता हमें। ठीक है, बाद में धारा 0 हो जाती है। ठीक है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E2 की वैल्यू चाहिए एक तो। ठीक है, और मतलब विद्युत वाहक बल की वैल्यू चाहिए। प्रेरित EMF यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू चाहिए। और क्या चाहिए? यदि प्रतिरोध 4 ओम है तब धारा भी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले तो इसके बी और ए से पहले फाई निकाल लो। ठीक है, बी और ए से पहले क्या निकाल लो? फाई। तो फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब थीटा तो दिया नहीं है तो 0 ले लो। नहीं समझे? फाई बराबर में बी ए कॉस थीटा होता ना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में। थीटा नहीं दिया तो 0 कर दो उसको। कॉस 0 अपने आप 1 हो जाएगा। वो कॉस 0 की वैल्यू 1। और बी कितना दिया? 0.2। एरिया कितना दिया? 100। और सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर के लिए 10⁻² आता। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 10⁻⁴ आएगा। तो 0.2 गुणे 10⁻⁴ 4 माइनस के 2 बिंदी मतलब 2 प्लस के 4 - 2 प्लस हो गया -2, तो 0.002। ठीक है, वेबर। ये हमारा फ्लक्स है। ठीक है, तो पहले हम EF का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। एन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। एन फेरे कितने दिए? 400। फ्लक्स निकाल लिया हमने, कितना है? 0.002। ठीक है, समझ गए ना? ये 1 अंक बाद पॉइंट था ना, 2 माइनस थे तो 1 अंक बाद तो है ही, 2 माइनस का मतलब 3 अंक बाद हो जाएगा। चलिए 0.002। डेल्टा टी समय कितना है? 0.1। ठीक है, 2 0 और लगा लो। पॉइंट की लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर पाओ। 2 बिंदी काट दो। 4 दूनी 8, 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा? प्रतिरोध का मान 4 ओम है तो धारा बताओ। बता दो धारा I बराबर में V/R या E/R लिख लो, बात तो वही है। ये 8, R का मान कितना है? 4, I बराबर में 2 एम्पियर। सिंपल हो गया। छापो। एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगाना पड़ा ये वाला बस।
समझ गए। हो गया। पहले ईएमएफ निकाल लेना है डेल्टा फाइव बटे डेल्टा डी से, फिर आई बराबर में वी अपॉन आर कर दो, या ई अपॉन आर, कई बात है। ई का मान 8 आ गया, प्रतिरोध ने खुद दिया था 4 ओम, 4 से 8 2 बार काट दो, 2 एम्पियर धारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो जो 27 में लास्ट है ना, प्रणालिका के लिए धारावाही लंबी प्रणालिका के 100 प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करें। ठीक है, प्रणालिका वाला केस है। 100 प्रेरकत्व की मतलब समझ, एल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसी का भी एल पूछे, ठीक है, एसी सप्लाई दो, डीसी तो जो देनी है दे दो, डीसी दे दो, ये लो। ठीक है, तो समझना मारो, इसमें हमने बी का मान निकाला था अभी कुछ दिन पहले ही, ध्यान है। ऐसा वाला वो बनाया था डायग्राम, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। वहाँ जो बी का फॉर्मूला था वो आया था म्यू नॉड स्मॉल एन आई नॉड, और नहीं तो पता होना चाहिए स्मॉल एन क्या होता है। एकांक लंबाई पर पैरों की संख्या, जो कैसे निकलता, टोटल पैरों में टोटल लंबाई का भाग करके। नहीं समझे, स्मॉल एन को ये लिख सकते हैं हम कैपिटल एन बटे स्मॉल एल। कैपिटल एन मतलब टोटल फेरे, एल टोटल लंबाई, स्मॉल एन एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। समझ गए, 1 मीटर पे कितने वो है स्मॉल एन, और टोटल फेरे जो है वो है कैपिटल एन। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाला था हमने। जब भी एल निकालने को आए 100 प्रेरण गुणांक किसी का भी, तो फॉर्मूला लगाना है तुम्हें N5 बराबर में एल आई, बस इतना ध्यान रखना। N5 बराबर एल आई, यहाँ पे आई नॉट है तो आई नॉट कर दो। समझ गए। अब फाई कैसे निकालें, फाई बराबर हमने पढ़ लिया, फाई बराबर क्या होता, बी है कि नहीं। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता, बी है। ठीक है, तो बोलो बी का मान कितना है, ये लिखा क्या है, म्यू नॉड एन बटे में स्मॉल एल आई नॉड ए बराबर में कैपिटल एल आई नॉट। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट निपटा दो, कैपिटल एल का मान आ जाएगा। ये समझ आ रहा है यार, कहाँ से लगाया, अभी बताया था ना, फ्लक्स ग्रंथियाँ आई की समानुपाती होती हैं, समानुपाती हटा के एल आया था कल का फॉर्मूला, N5 बराबर एल आई आया था कल एक फॉर्मूला। आई नॉट से आई नॉट काट दो तो आ गया म्यू नॉट एन इंटू एन आ जाएगा एन स्क्वायर ए बटे में एल। ये लो, समझ गया ना। ये एल क्या है, 100 प्रेरण गुणांक। जो स्मॉल एल क्या है, प्रणालिका की लंबाई, ये है स्मॉल एल, ये इसका एरिया ए है। समझ गया ना, कुछ नहीं करना है, बस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। म्यू नॉट एन आई नॉट है प्रणालिका के लिए, उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और स्मॉल एन को लिखते कैपिटल एन बटे एल, फिर ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला तो हर जगह लगेगा जहाँ जहाँ एल निकालना है। समझ गया ना, N5 बराबर एल, ये जाना है इसलिए ये वाला करवा दिया हमने। फाई का मान रखो दो, बी है, ये आना चाहिए। बी का मान हमने निकाल दिया,
ए ऐसे रहने दो, आई नॉट साइन इन टाउ मी नॉट एन इंटू एन एन स्क्वायर ए बटे में एल। ये आ गया सॉपरियन गुणांक का फॉर्मूला। ठीक है, नोट करो इसे। अच्छा, अन्य प्रेरण पर कौन आधारित है? अभी बता के आए हम तुम लोगों को, ट्रांसफार्मर है कि नहीं। ट्रांसफार्मर दो कुंडलियाँ होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीयक कुंडली। एक कुंडली से दूसरी कुंडली में प्रेरण होता है इसी तरह, तभी वोल्टेज बनता है दूसरी कुंडली में। तो अन्य प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो हो गया ना ये वाला। सौप्रेरकत्व का मात्रक पता है क्या होता है? हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, अच्छा इसमें एक डेरिवेशन और है छोटा सा, वो भी देख लो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, शायद इसमें शीट में हो चाहे ना हो, बता दे रहा क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक, ऋजुरेखीय चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। देखो, ठीक है, ये देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक। देखो, मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस मतलब कहाँ होता? अंदर की तरफ। ठीक है, उसमें एक ये रॉड है, इसको हम वी वेग से भगा रहे हैं आगे की तरफ। यही ऋजुरेखीय चालक। ऋजुरेखीय मतलब होता है एकदम सीधा, लीनियर। लंबाई ये एल, कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे। ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें। ठीक है, और कह रहा है जब इसको तुम आगे की तरफ लेके जाओगे चुंबकीय क्षेत्र में से, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। वहाँ एन होगा, इधर ऐसे, तो एन से एस की तरफ अंदर की तरफ लाइनें चल रही, और हमने एक तार पकड़ के ऐसे आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इसके सिरों पे, इस पे और इस पे, दोनों सिरों पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? उनके बीच में एक विद्युत भाग बल, उसकी गणना करो। एक बात बताओ, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और सब पे चार्ज कैसा है? माइनस। ठीक है, और इनकी स्पीड सबकी कहाँ है? आगे की तरफ। तो पहले एक बात बताओ, लॉरेंज बल लगेगा इन सब पे? क्यों? तुम भले ही चालक को लेके जा रहे हो, लेकिन चालक के अंदर है तो आवेश, चार्ज, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो आवेश ही ना, वो गति कर रहे। और जब भी कोई आवेश गति करे चुंबकीय क्षेत्र में, तो कौन सा बल काम करता है? लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल से। तो लगाओ जरा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ठीक है, वेग इधर, ठीक है, तो फिर फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। बेटा ये जो फोर्स लगता है ये धनात्मक पे लगता है, ऋण आवेश पे इसका उल्टा कर देना। समझ रहे बात को? चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग इधर, फोर्स वैसे लगना ऊपर चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे काहे के हैं? माइनस के। तो अगर ऊपर तुम्हारा डायरेक्शन है तो नीचे कर देना उनको, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। समझ में आई बात कि नहीं? और ये पूरा सिरा हो जाएगा बेटा माइनस का। नहीं समझे? इसे हर जगह माइनस आ जाएगा। रॉड को जैसे ही हम आगे लेके गए, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब पे एक फोर्स लगा नीचे की तरफ। वैसे बात हो रहा ऊपर, देखो वेग आगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। बेटा ये जो ऊपर, ये जो नियम लगाते हैं ना, ये धनात्मक आवेश के लिए होता है, ऋण के लिए नहीं। और ऋण के लिए निकालना है तो धनात्मक के लिए निकाल लो, फिर उसका उल्टा कर देना। ऊपर आए तो नीचे कर देना। तो बेटा सारे के सारे माइनस नीचे इकट्ठे होगा, और अगर नीचे माइनस होगा तो ऊपर कौन से जाएंगे? फिर प्लस वाले। तो देखो जरा, प्लस और माइनस नहीं बन गया एक वोल्ट? अरे भैया बैटरी में क्या होता है? एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट, बैटरी तो बन गई है। नहीं समझे? एक विद्युत भाग बल बन गया है यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में। कह रहे इसकी गणना करो कितना होगा। ठीक है,
तो लिखना पड़ेगा। जब रॉड को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो रॉड के अंदर भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी रुजुरेखीय चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन पर एक लॉरेंज बल काम करता है नीचे की तरफ। तो नीचे वाला सिरा माइनस हो जाता है, ऊपर वाला सिरा प्लस हो जाता है। इस प्रकार रुजुरेखीय चालक में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी गणना हमें करनी है। ठीक है, अब एक बात सुनो। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऊपर चलेगा प्लस, कुछ नीचे चलेगा। अब हज़ारों लाखों इलेक्ट्रॉन है, मान लो अब कोई इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, अब नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? भैया इधर है प्लस, इधर क्या है माइनस। तो अब ये जो अन्य इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ये माइनस वाला जो है उसको आना नीचे है। कौन से बल से? लॉरेंज बल से, चुंबकीय बल एफ एम मतलब चुंबकीय बल, लॉरेंज बल। तो उससे लॉरेंज बल के प्रभाव के कारण उस इलेक्ट्रॉन को नीचे आना चाहिए, जैसे कि ये सब आए। लेकिन बेटा अब एक विद्युत बल भी काम करने लगा। दिख नहीं रहा, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। तो वो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींचेगा? ऊपर। अब विद्युत लगाओ जरा, प्लस वाला माइनस को कहाँ खींचेगा? ऊपर की तरफ। तो इसमें एक विद्युत बल लग गया एफ ई। तो अब जो अन्य इलेक्ट्रॉन है, कुछ तो नीचे चले गए, हमने माइनस बना लिया अपना, कुछ ऊपर चले गए, प्लस हो गए। तो ये जो प्लस माइनस हैं, अब इनके कारण अब जो अन्य इलेक्ट्रॉन है वो नीचे नहीं आ पाएंगे। अब क्यों नहीं आ पाएंगे? उन इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ जाना चाहिए लॉरेंज बल के हिसाब से, लेकिन ये एक विद्युत बल भी काम करने लगा अब, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जिन पे चार्ज कैसा है माइनस, उनको अब ये प्लस वाला जो है उसको फेंकेगा ऊपर, नहीं खींचेगा मतलब। और ये माइनस वाला माइनस को तो फेंकना ही है ऊपर, समझ गए? तो अब विद्युत बल भी काम कर रहा और लॉरेंज बल भी काम कर रहा। और साम्य स्थिति में, कैसी स्थिति में? साम्य स्थिति में, यानी कि स्टडी स्टेट में जो एफ ई है बराबर हो जाएगा एफ एम के। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जा पाएगा ना नीचे आ पाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा हमारा लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल है जो चुंबकीय प्रभाव के कारण लग रहा, और ये है विद्युत प्रभाव के कारण। विद्युत बल कह दो सीधा, ठीक है। और एफ ई का फॉर्मूला क्या होता? क्यू ई, अभी पढ़ के आ रहा है अपन पहले दूसरे चैप्टर में। और ये लॉरेंज बल क्या होता? क्यू बी वी। वी क्या होता है यहाँ पे? वेग है कि नहीं? स्मॉल वी है ये, तो वेग है, ठीक है। और क्यू ई, अब बताओ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हम वी अपॉन एल कर दें। वैभव प्रवणता भैया, ई बराबर में वी अपॉन डी। तार की लंबाई कितनी है? एल, बराबर में क्यू वी वी। क्यू से क्यू कैंसिल। तो बेटा वी का मान निकाल पाओगे यहाँ से, वोल्टेज का मान। एल को यहाँ ले आओ, बी वी एल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब तार को गति कराओगे तो उसमें जो वोल्टेज बनेगा, जो विद्युत भाग बल बनेगा, बराबर होता है बी वी एल का। जहाँ पे बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, स्मॉल वी क्या है? वेग, एल क्या है? तार की लंबाई। समझ में आई बात? शुरू में तो कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, पहुँच भी गए, उन्होंने माइनस बना लिया अपना। अब वो इलेक्ट्रॉन को नीचे नहीं आने देंगे। क्यों? माइनस वाला माइनस को प्रतिकर्षित करेगा ऊपर, और प्लस वाला खींचेगा अपनी तरफ। तो एक तो लग रहा विद्युत बल, और चुंबकीय बल तो लगी रहा नीचे लेफ्ट हैंड रूल से। ऐसे लग रहा था ना, कहाँ गया है वे? ऐसे, सॉरी, वे कहाँ गए? चुंबकीय के अंदर फोर्स ऊपर लगना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों पर नीचे लगेगा। तो चुंबकीय बल लग रहा नीचे और विद्युत बल कहाँ लग रहा? ऊपर। एफ ई और एफ एम, समझ गए? एफ ई बराबर क्यू ई, एफ एम बराबर क्यू वी बी। क्यू से क्यू निपटाओ, ई बराबर वी अपॉन एल करो, सिंपल। वी बराबर में आ गया बी वी एल। और अगर ये थीटा कोण पे है, अभी तो सीधी जा रही, मान लो ऐसी रखी होती रॉड, तिरछी थोड़ी सी, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र से, यानी जो कंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, तब ये जो वी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा बी वी एल साइन थीटा। बस खत्म। समझ रहे ना? रॉड जो है सीधी नहीं रख के थोड़ी सी तिरछी रख दें, ऐसी, समझ गए? तो बी वी एल साइन थीटा होगा, इसको नोट कर लो। इस पर सवाल जानना बनते हैं, देख लेना। छोटा सा है, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र है, वी वेग है, एल लंबाई, ये सब दिए जाएंगे, आराम से रख लेना।
हो गया। नेक्स्ट, जितना पढ़ाया जा रहा घर पे जाके पढ़ते जाओ, समझ रहे ना बात को। ये लास्ट चांस है बस, समझ गए कि तुम पास हो जाओ फिजिक्स में। कहानी ख़त्म है नहीं तो समझ लो तुम बात को। एक बार जो भी पढ़ के जाओ उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स की कहानी बहुत लंबी है, पता नहीं कितने डेरिवेशन है, समझ गए ना। लास्ट टाइम पे खोल के बैठोगे, कुछ नहीं आएगा, ओढ़ के सो जाओगे, फिर जो होगा पेपर में देखा जाएगा। देखना क्या है, फेल होगा पेपर में और क्या है फिर, समझ के बात हो कि नहीं। तो अभी से करना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में खास तौर से। यहाँ बच्चा पूरे नहीं आ रहे, दो चार आ रहे होंगे बस, हमें तो मालूम है। चाहे मोड़ा हो चाहे मोड़ी हो, कोई कम नहीं है। हमें तो मौज लेने बस, एक बार फेल तो हो जाओ तुम लोग, फिर देखो तुम, हमसे ज़्यादा मौज नहीं ले कोई, बस तुम देखा जाओ। अबे तुम लोग मौज ले रहे ना, फिर हम मौज लें। पोस्टर छपवाएं तुमने उनके बड़े बड़े। ठीक है, अब ख़त्म है ये चैप्टर। ठीक है, 1 मिनट इसमें भंवर धाराएं और सुन लो यार। भंवर धाराएं क्या होती हैं? भंवर धारा क्या है? जब भी किसी लोहे के टुकड़े को या लोहे की प्लेट को एक चुंबकीय क्षेत्र में, और वो भी कैसा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती मतलब समझ रहे, जो लगातार चेंज होता रहे, कभी कभी फ्लक्स ज़्यादा पास करे, कभी कभी फ्लक्स कम पास करे, नहीं समझे। मान लो इधर एन है, इधर एस है, एन और एस की स्ट्रेंथ चेंज होती आ रही, कभी एन प्रबल हो जाता, हार्ड हो जाता, कभी कमज़ोर हो जाता। ऐसे एस कभी कमज़ोर कभी पतला, समझ ना बात को। मतलब इनकी ताकत या तो कम या कम ज़्यादा होते रहे, और बीच में रख दें एक प्लेट, तो ये लोग कभी कभी ज़्यादा फ्लक्स लाइंस फेंकेंगे, कभी कभी कम फ्लक्स लाइंस फेंकेंगे। तो बीच में जो चालक रख दिया ना तुमने, प्लेट रख दी, कोई तार मार नहीं है, प्लेट रखी सीधी एक, तो उसके फ्लक्स में क्या होगा, उससे गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, समझ गए। और इसमें एक धारा बहने लगेंगी जिनकी आकृति भंवर के समान होती है, उल्टी सीधी धारा है किसी भी मार्ग पे, नहीं समझे, समझ गए ना। और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, जिसकी आकृति जो है भंवर के समान होगी किसी भी तरह से, नहीं समझे, उल्टी सीधी कहीं पे भी धारा बहने लगेगी, और ये जो है वो लाल गर्म हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं, इसे अपन कहते हैं भंवर धारा है। समझ में आई बात कि नहीं। तो एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जब इसको, समझ रहे बात को। या फिर क्या करो, एन और एस को अगर तुम्हें चेंज नहीं करने तो क्या करो कि मान लो एक ये अपना क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, ये लो, इसमें एक प्लेट रख दी, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है उसको हम घुमा सकते हैं। ऐसा समझ लो कि ये मार्कर यहाँ पे पकड़ा हुआ अपन, अब इसको घुमाओगे मार्कर को तो साथ में रॉड भी घूमेगी, नहीं समझे। अरे पंखा होता ना जैसा, एक जगह पकड़ के घुमाते रहते हैं, वैसे ही इसको पकड़ के घुमाएंगे हम। तो ये प्लेट जब इधर है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, जैसे जैसे प्लेट दूर जाएगी तो फ्लक्स कम होता जाएगा, इधर जाके फ्लक्स 0 हो जाएगा। जैसे नीचे से आएगी फिर फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो कभी फ्लक्स कम हो रहा कभी फ्लक्स ज़्यादा हो रहा, तो उस प्लेट में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और तार थोड़ी है कि एक लाइन में धारा प्रवाहित हो, प्लेट है वो तो पूरी, तो उल्टी सीधी धारा है, कहीं इधर कहीं इधर, इस तरह से भंवर के रूप में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, अपन कहते हैं भंवर धारा है। इसके कारण ये लाल गर्म हो जाएगा और इसमें हीट उत्पन्न करेगा ये, इसे ही हम भंवर धारा है, एडी करंट्स कहते हैं, एडी करंट्स, समझ गए। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आ जाओ किसमें, एसी चैप्टर में। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट।
लास्ट चैप्टर है पहली बुक का, समझ गए ना, रिवीजन में पहली बुक ख़त्म है। तो AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें ये समझ लो कि AC में वोल्टेज और करंट की इक्वेशन क्या होती है। तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन जो है वो लिखी जाती है इस तरह से, V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ लिखी जाती I0 साइन ओमेगा टी, समझ गए। और जो V0 है उसका मान होता है NBA ओमेगा, समझ आ रही बात कि नहीं। और V0 को कहते क्या है, V0 और I0 इन दोनों को हम कहते हैं वोल्टेज या धारा का शिखर मान। मतलब अगर V0 है तो वोल्टेज का शिखर मान, ठीक है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। I0 जो है उसको अपन कहते हैं धारा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू। लिखा ऐसे आएगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे स्मॉल टी क्या है, समय, स्मॉल टी क्या है, समय, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या क्या होता, या तो 2πf या फिर 2π/टी। देखो ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, जो f है वो केवल आवृत्ति है, ध्यान रखना। स्मॉल f मतलब ओनली फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, आवर्तकाल। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं वोल्टेज और करंट की। अब इनमें हम देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों साइन के फॉर्म में है, मतलब इक्वेशन वोल्टेज की भी ऐसी रहेगी, ये साइन की वेव है। इसको अपन क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को V0, ये हमारा V0 है प्लस में, और नीचे की तरफ जब होगा तो V0 का है माइनस में। वोल्ट V में लिखो चाहे E में लिखो, अरे विद्युत भागफल को E और V दोनों से लिखते हैं ना, तो E0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। समझ आई बात की नहीं, ठीक है। तो ये V की होगी, करंट की इक्वेशन ऐसी बनेगी साइन की फॉर्म में, समझ गया ना। ये लो इसी में बना दिया ऐसे, ये लो, ठीक है। समझ आई बात की नहीं। तो सबसे पहले इसमें कुछ परिभाषा आना चाहिए। स्मॉल f क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। स्मॉल f 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। कितने चक्कर लग रहे हैं, 10 चक्कर, 50 चक्कर, जो भी अपने घर में सप्लाई आती है उसमें होती है बेटा 50 हर्ट्ज़। यानी कि हमारे घर में जो AC सप्लाई आ रही है 1 सेकंड में 50 चक्कर लगते हैं। चक्कर मतलब ये होता है एक चक्कर, इसको मत समझ लेना एक चक्कर, आधे को, यह है एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे ही इसका मतलब है 50 चक्कर लगते हैं अपने। समझ में आ गई बात की नहीं। तो भारतीय जो विद्युत सप्लाई केंद्र है उसके हिसाब से सप्लाई जो है वो कितनी आती है, 50 हर्ट्ज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, शिखर मान बता ही दिया। मैक्सिमम वैल्यू जो है वोल्टेज या धारा की जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, शिखर मान या पीक वैल्यू, ठीक है। V0 या I0 से लिखते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें कई तरह के हमारे सर्किट बनेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा R सर्किट है, L सर्किट है, C सर्किट है, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ और देख लो जरा, कला, ठीक है। देखो कला क्या होती है, वोल्टेज की इक्वेशन में जो साइन का कोणांक होगा, साइन का जो एंगल होगा, ये देखो यहाँ पे वोल्टेज का, वोल्टेज की इक्वेशन में साइन का एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो इसकी कला जो है, कला मतलब इंग्लिश में फेज़, इसकी फेज़ है ओमेगा टी। मान लो हमने करंट की इक्वेशन लिखी, अब हमने कहा I बराबर है I0 साइन ओमेगा टी प्लस में 30। तो यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो इसकी कला हो गई। इसकी कला कितनी हो गई, फेज φ1, इनका हो गया φ2, फाई से लिखते हैं कला को, ठीक है। तो इनकी जो φ1 का मान है वो ओमेगा टी है, इधर φ2 का मान ओमेगा टी प्लस 30 पूरा है। समझ में आई बात की नहीं। और अगर हम बात करें कलांतर की, तो कलांतर मतलब होता है वोल्टेज तथा धारा I की कलाओं का अंतर,
समझ में आई बात कि नहीं। वोल्टेज की कला फाई 1 कितनी है, ओमेगा टी। धारा की कला फाई 2 कितनी है, ओमेगा टी प्लस 30। समझे। और वोल्टेज और धारा की कलाओं का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, यानी कि फाई 2 माइनस फाई 1, उसे हम कहेंगे कलांतर। कलांतर हमेशा वोल्टेज और धारा का होगा। वोल्टेज का वोल्टेज से नहीं होगा, धारा का धारा से नहीं होगा, वोल्टेज और धारा का होगा हमेशा। समझ गए ना बात को। तो वोल्टेज और धारा की इक्वेशन में जो कलाओं का अंतर है, कला क्या होती है, साइन का एंगल। इनमें साइन का एंगल ओमेगा टी, तो फाई 1 ओमेगा टी। इनमें साइन का एंगल ये है, तो फाई 2 ये हो गया। डिफरेंस करके देखो, फाई 2 कितना है, ओमेगा टी प्लस 30, और ये 30। ये देखो 30 से 30 के ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसको लिखते हैं डेल्टा फाई से। समझ में आई बात कि नहीं। तो कला क्या होता है, वोल्टेज या धारा की इक्वेशन जो है, उसमें साइन का जो एंगल है, साइन का कोणांक जो है, उसे अपन क्या कहेंगे, फेज़। और दोनों फेज़ का जो अंतर है वोल्टेज और धारा में, उसे अपन क्या कहेंगे, कलांतर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें औसत मान या माध्य मान। ठीक है, कल देखते हैं इसको। जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, अपनी अपनी फ़ीस जमा करें ध्यान से, लड़के लड़की दोनों में।